हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डिस्कशन आपसे कर लिया था, है ना। वहां पर मैंने आपको डिटेल में एक एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बाकायदा समझाया था। उसमें क्या था कि मैंने पहले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मैंने आपको लिख करके भी दिखाया था। वहां पर जितने एक्सेप्शन थे उनके विषय में भी मैंने बताया था। बहुत सारी बातें मैंने वहां पर नियोबियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, इसके जैसे जो एलिमेंट हैं वो कई सारे अपवाद होते हैं 3D श्रेणी या 4D श्रेणी या 5D श्रेणी के अंदर, है कि नहीं। तो वहां पर जो एक्सेप्शन वाले थे उनके विषय में भी मैंने आपको बता दिया था। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर है उनको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्लियर करना है तो उनको देखना ही पड़ेगा। और विन्यास मान लिया किसी भी एलिमेंट का आपसे पूछा जा सकता है, और जनरली ये भी है कि एक सेक्शन वाला जो है आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, है ना। तो अगर उनको नहीं देखा उन वीडियोस को तो आप देख लीजिएगा। आज हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी संक्रमण तत्वों के मुख्य लक्षण या सामान्य लक्षण कह सकते हैं। ठीक, देखिए लिखा है कि डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। तो मैंने कहा कि डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर आपको हेडिंग मिलती है कि डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण मिल सकते हैं, या मुख्य गुण मिल सकते हैं, या भौतिक लक्षण मिल सकते हैं। कई तरीके से यहाँ पर हेडिंग आपको लिखी हुई मिल जाती है, तो सब जगह पर आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए उसमें डिस्कशन का सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या, है ना। तो अब ये ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, है ना। उसके बाद हम इसके विषय में जान सकते हैं कि ये क्या है। भाई परिभाषा अगर उसकी पता नहीं है, सबसे पहले यही नहीं पता कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, तो इसके बारे में जितना भी लिखा हुआ है ये आपको कभी नहीं समझ में आएगा, है ना। तो किसी भी तत्व पर उपस्थित, है ना, किसी भी तत्व पर उपस्थित धनावेशों या ऋणावेशों की कुल संख्या को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, है ना। किसी भी तत्व पर उपस्थित धनावेश या ऋणावेश की कुल संख्या को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक, ये छोटी सी डेफिनेशन है ऑक्सीकरण संख्या की, है ना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद देखिए इसमें लिखा क्या है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं और इसमें कई सारी ऑक्सीकरण संख्या भी देखने को मिलती है। चलिए देख लेते हैं पहले यहाँ पर लिखा क्या है। देखिए लिखा है कि NS, ये NS क्या है, तो NS वही है जैसे 3D श्रेणी में 4S है ना, 5D श्रेणी में 5S है ना। इस तरीके से जो आपका मिलता है तो NS व N-1D कक्षक बाहर वाला होता है। जैसे 3D श्रेणी में आपने लिखा था विन्यास 3D आता था, 4S आता था, तो इसकी बात कर रहा है। जब आपने 4D श्रेणी का लिखा था तो उसमें 4D आ रहा था, 5S आ रहा था। 5D श्रेणी का लिखा था तो 5D आ रहा था, 6S आ रहा था। ये उसकी बात कर रहा। तो कह रहा है कि जो D वाला कोष है और S वाला कोष है, कक्षक लिखा है, कक्षक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो D कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होने के कारण ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। यानी डी ब्लॉक के तत्व, एक लाइन में आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाए कि डी ब्लॉक के तत्व भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो आप इसका रीजन क्या बताएंगे। इसका रीजन सिर्फ एक लाइन में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इनमें जो एस कक्षक है और जो डी कक्षक है उनमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है ना। या दूसरा रीजन आप ये भी बता सकते हैं कि अर्ध भरे हुए या पूर्ण भरे हुए जो कक्षक हैं अपने स्थायित्व के लिए इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो दो में से आप दोनों रीजन बता सकते हैं या कोई एक रीजन भी बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए हाँ, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखा हुआ कि संक्रमण तत्व, है ना, संक्रमण तत्व +2 व +3 ऑक्सीकरण संख्या में आयनिक यौगिक बनाते हैं। देखिए संक्रमण तत्व जो है +2 +3 यानी छोटी ऑक्सीकरण संख्याओं में आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक क्या होता है, तो जो आयनों में टूट जाता है कि नहीं, ऐसे यौगिकों का ये निर्माण करते हैं, है कि नहीं। चलिए उसके बाद देखिए हाँ, ऑक्सीकरण संख्या में आयनिक यौगिक बनाते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण संख्या में सामान्यतः सहसंयोजक या उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, यानी संक्रमण तत्व। इसके बाद एक आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद जो अगला चैप्टर नंबर 5 है आपका वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिक। उसमें जितने उप सहसंयोजक यौगिक हैं सब जगह पर आपको डी ब्लॉक के तत्व मिलते हैं देखने को। तो डी ब्लॉक के तत्व
उच्च ऑक्सीकरण संख्या। उच्च ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या है कि 5 के ऊपर, ये 5, 6, 7, 8 है ना, मैक्सिमम तक देखा गया कि 8 तक डी ब्लॉक के तत्व ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो 5 से लेकर के 8 तक उसको उच्च माना जाता है कि ये उच्च ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो इन ऑक्सीकरण संख्याओं में ये क्या करते हैं, सहसंयोजक यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। अब ये सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, सहसंयोजक यौगिक वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है ना, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बना हुआ बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है, और बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, सहसंयोजी यौगिक कहलाएगा। उसके बाद उप सहसंयोजक यौगिक, तो उप सहसंयोजक जब इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट स्थानांतरण हो जाता है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है कोई धातु किसी दूसरे को दे देता है, तो वहां पर बनता है उप सहसंयोजी बंध, और बना हुआ यौगिक उप सहसंयोजी यौगिक। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मैं बता देता हूं। सहसंयोजी, सहसंयोजक का है, सहसंयोजक कौन है, कोई एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पर ये है, जैसे आपने लिखा है Mn2O7 है ना, ये Mn2O7 है, मैग्नीज, ये देखिए मैग्नीज ऑक्साइड Mn2, यहां पर कर लीजिए Mn2O7। एग्जांपल क्या मिलता है, तो Mn2O7 बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए कल आपको एग्जांपल बता दिया। जैसे Mn2O7 है ना, ये क्या है, एक सहसंयोजी यौगिक है Mn2O7 मैग्नीज ऑक्साइड है ना। उसके बाद उप सहसंयोजक यौगिक, ये क्या होता है उप सहसंयोजक यौगिक, तो जैसे उप सहसंयोजक यौगिक आपका होता है K4FeCN6, ये है। तो ये होते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। इनमें देखिए डी ब्लॉक के तत्व आए कि नहीं आए, तो यहां पर देखिए ये डी ब्लॉक का तत्व आया, और यहां पर देखिए ये डी ब्लॉक का तत्व आया, है कि नहीं। डी ब्लॉक का तत्व है 3D श्रेणी का मैग्नीज है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पर डी ब्लॉक का तत्व कौन है, आयरन है, लोहा है। ये 3D सीरीज के हैं दोनों, है कि नहीं, मैंने आपको बताया ही, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर लोहा आया और यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, ये है उप सहसंयोजक यौगिक। ये क्या है, तो ये है आपका सहसंयोजक यौगिक, है ना। लेकिन आपने तो इसमें एक और पॉइंट बताया कि ये आयनिक यौगिक भी बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल भी बता दीजिए तो बात क्लियर हो जाए। तो उसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, जिंक क्लोराइड ZnCl2 ले लीजिए, है ना, जिंक क्लोराइड ZnCl2 ये ले लिया। तो ZnCl2 क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। देखिए यहाँ पर डी ब्लॉक का तत्व आया जिंक, बहुत सारे कंपाउंड है, आप इसको भी ले सकते हैं, जैसे FeCl3 है ना, FeCl3। ये देखिए फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड इसको कह देते हैं। देखिए ये भी क्या है, आयनिक कंपाउंड है, आयनों में टूटेगा। तो ये क्या है कि छोटी वाली ऑक्सीकरण संख्या में, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके तक क्या होता है कि ये आयनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब जो आयनों में टूट जाए, यानी जहां पर प्लस और माइनस चार्ज बने, वो होते हैं आयनिक कंपाउंड। तो डी ब्लॉक के तत्व कम ऑक्सीकरण संख्या में क्या करते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। उच्च ऑक्सीकरण संख्या जैसे 5 से 8 है ना, उनमें क्या करते हैं, तो सहसंयोजक यौगिक और उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं या इनका निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको सामने ही बता दिया, है कि नहीं। अब उसके बाद एक पॉइंट और है, यहां पर देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पर देखिए तीनों सीरीज लिखी हुई है, 6D नहीं है, 3D है, 4D है, 5D है। एक पॉइंट जरा इसमें ध्यान करके देखिएगा कि इसमें जो आपका लिखा हुआ है वो देखिए क्या है। देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनके नीचे इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं लिखी हुई हैं, है ना। इनके नीचे क्या है कि इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं लिखी हुई। जैसे पहली सीरीज को देखिए, स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। इसमें देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसकी है, तो मैग्नीज। देखिए इसमें लिखा मैग्नीज की 2, 3, 4, 6, 7, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या इसमें किसकी है, पहली अगर 3D सीरीज की बात कर ली जाए, 3D सीरीज कौन सी है, ऊपर वाली, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यानी स्कैंडियम से जिंक तक की 3D सीरीज है। इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसकी है, मैग्नीज की। देखिए कितनी, 7 है, प्लस का 7 लिखा है। तो ये क्या है, आपको याद रखना है छोटी छोटी बातें। मान लिया पूछ लिया जाए कि 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये पूरे नहीं याद करना है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है, ये 2 बातें जरूर पता होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है मैग्नीज की है ना, और सबसे कम किसकी है, तो जिंक की। जिंक कितनी है, 2। तो सबसे कम 3D सीरीज में जिंक की है, कितनी है ऑक्सीकरण संख्या, तो 2 है। और सबसे ज्यादा किसकी है, तो मैग्नीज की, है ना। और कितनी है मैग्नीज की, तो 7 है, प्लस का 7। ये बात आपको याद रखनी होगी,
है ना। अगर ये पता है, देखो मान लो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता, मान लो एग्जामिनर भी प्रैक्टिकल में आपसे पूछ ले कि डी और ए ब्लॉक पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, तो बताइए जरा डी ब्लॉक की जो 3D श्रेणी है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किस तत्व की होती है, तो आपको पता ही नहीं है, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। तो मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा होती है +7। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, अगर वो ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा कौन सी यौगिक में होती है, अगर मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या आपने बताया कि सबसे ज्यादा होती है, तो उस यौगिक का नाम बताइए जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा है। तो सामने आपके लिखा हुआ है, ये देखिए Mn2O7, इसी का नाम ले लीजिएगा कि जो Mn2O7 है उसी में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा होती है, ये आपको बता देना है। उसके बाद पूछ ले कि जिंक की क्लोराइड, जैसे जिंक है तो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कहां, तो सामने ही लिखा जिंक क्लोराइड ZnCl2। जिंक की तो बता सकते हैं, जिंक की क्या ZnCl2 बता दीजिए, ZnCl2 में जिंक की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +2 होती है। तो ये बात हो जाती है 3D सीरीज के बारे में। उसके बाद देखिए 4D सीरीज आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है, इसमें क्या है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि ट्रिबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोडिनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर है आपका कैडमियम है। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको याद ही होगा। तो इसमें देखिए जो आपका रोडिनियम दिया गया Ru है ना, Ru की सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 8 है, +8 ऑक्सीकरण संख्या किसकी है, तो 4D सीरीज में याद रखिए कि जो Ru है रोडिनियम सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है, तो +8 है ना। अब ये कहां मिलेगा आपको देखने के लिए, तो ये मिलेगा RuO4, एक कंपाउंड होता RuO4 रोडिनियम टेट्रा ऑक्साइड। RuO4 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा Ru की ऑक्सीकरण संख्या आपको देखने को मिलती है ना। नाम ध्यान रखिएगा इसका RuO4। तो ये हो जाएगा 4D सीरीज के विषय में। उसके बाद इसमें और देख सकते हैं कि सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या किसकी है, तो सबसे कम में आप देख रहे हैं सिल्वर है, Ag की कितनी है, तो 1 है। अब जरा सिल्वर का कोई कंपाउंड बताइए जिसमें उसकी एक ऑक्सीकरण संख्या हो, तो जैसे AgCl, बिल्कुल कॉमन सा नेम है AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड है क्या नहीं। सिल्वर क्लोराइड की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसमें 1 है। अभी ये कैसे निकाला जाता है इसका भी डिस्कशन मैं आपसे करूंगा, यहां पर जो पॉइंट आ रहा है उसको मैं आपको क्लियर कर दूं जरा सा, है ना। तो AgCl में सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो 1 आएगी। तो 4D में याद रखिएगा सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, सिल्वर की है, और सबसे ज्यादा किसकी है, Ru की है क्या नहीं। उसके बाद देखिएगा अगली जो आपकी सीरीज है वो लास्ट सीरीज है 5D सीरीज, है ना। अब 5D सीरीज में क्या है कि 5D सीरीज में यहां पर देखिए क्या है कि ला हफ्ता लिखा हुआ है ना, वरना रेहान उस्मान लिखा है इसमें। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या ऑस्मियम की है, OS है। तो यहां पर जो OS है ऑस्मियम, ऑस्मियम की ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा है, कितनी है, तो +8 लिखी हुई। सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम में आपका लिखा हुआ है गोल्ड यानी सोना लिखा है Au, है ना। मरकरी भी है, HgCl होता है, या गोल्ड में भी ले सकते हैं। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि जो आपका मरकरी है या सोना है, इन दोनों में एक एक ऑक्सीकरण संख्या आपको देखने को मिल जाती है ना। जैसे AuCl3 है उसमें तो 3 देखने को मिलेगी, HgCl है जैसे साधारण सा कंपाउंड HgCl, वहां पर आपको एक ऑक्सीकरण संख्या मरकरी की देखने को मिलेगी। तो सबसे कम मरकरी या गोल्ड को बता सकते हैं, है ना। सबसे ज्यादा किसकी है, तो ऑस्मियम की है। ऑस्मियम की कितनी है, तो 8 है, लिखा हुआ +8 ऑक्सीकरण संख्या, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और ऑस्मियम के लिए भी क्या है, OSO4, है ना। देखिए ये कंपाउंड होता है इसका, एक कंपाउंड ध्यान रखिएगा OSO4, है ना, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। इसमें जो ऑस्मियम की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आएगी, तो +8 आएगी, है ना। तो ये कंपाउंड आप कुछ ध्यान रखिएगा जो एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब मैं आपको निकालना सिखाता हूं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। देखिए ये सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार आपके बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया था, है ना, कि निम्नलिखित में से निम्न तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो ऑक्सीकरण संख्या भी आपको निकालना आना चाहिए। वैसे ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में था, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं यहां पढ़ा दूंगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल हमेशा के लिए। देखिए एक छोटी सी बात, ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए, क्या, संयोजकता। अब ये संयोजकता क्या होती है ये नहीं पता है, वैलेंसी।
तो संयोजकता देखिए, संयोजकता भी बहुत कठिन नहीं है। कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या कितने तत्व त्याग सकता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन जो है निकाल सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या कर सकता है, उन्हीं की संख्या को क्या कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, एक। सोडियम है, सोडियम धातु है ना, धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सोडियम एक का त्याग करेगा, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, दो। कैल्शियम दो का त्याग करता है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, दो। तो संयोजकता आपको याद होनी चाहिए। और अगर आपको संयोजकता नहीं याद है तो मैंने एक वीडियो बनाया है आयनिक यौगिकों के सूत्र लिखना, उसमें मैंने आपको संयोजकताएं बताई हुई है। आप उस वीडियो को यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं कि आयनिक यौगिकों के सूत्र बनाना बाय एसवी कोचिंग क्लासेस, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो चलिए यहां पर क्या करना है कि संयोजकता, मुझे तो याद है सबकी संयोजकता, आपको याद करना है। अगर नहीं याद है तो उसको याद जरूर कर लीजिएगा, तभी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। संयोजकता नहीं पता होगी तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है, नहीं निकाल पाएंगे फिर, है ना। चलिए तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, सामने एक कंपाउंड लिखा है KMnO4, यहां पर किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो मैंने बताया कि सर आपको डी ब्लॉक के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। डी ब्लॉक का तत्व कौन है यहां पर, तो मैंगनीज है। अब जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको बना लीजिए x, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। तो चलिए मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर निकालना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, पेपर में भी आपको मिलेगा तो उसमें भी अंडरलाइन होगा कि अंडरलाइन रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए यहां पर अंडरलाइन कौन है, Mn मैंगनीज। मैं डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकाल करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर पोटेशियम, अब मुझे पोटेशियम की संयोजकता याद है कि एक होती है, तो पोटेशियम की संयोजकता मुझे याद है कितनी होती है, +1 या केवल 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो +1 लिख लिया। मुझे मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको x मान लीजिए, तो इसको बना लिया x। ऑक्सीजन की संयोजकता, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन पर 2 माइनस आएगा, और अगर 2 माइनस आएगा तो उसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिए यहां पर कितना होगा, -2 कर लेंगे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसके लिए उसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज लगता है, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो -2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए कितना ऑक्सीजन है, 4, तो 2 गुणे 4, और सबके बराबर में हम क्या कर लेते हैं, इन सभी का जो गुणनफल है वो सबके बराबर में क्या हो जाएगा, 0 के, यानी यहां पर प्लस 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 करके गुणा करके बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो टोटल के बराबर आपको 0 लिखना है ना। जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर उतना ही माइनस चार्ज लगेगा और उसकी संयोजकता उतनी ही माइनस में लिखी जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे आप ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसकी संयोजकता -2 ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, ठीक। क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोरीन की संयोजकता -1 ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 1 + x, 4 दूनी कितना हो जाएगा, -8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहां से देखिए 8 उधर ले जाएंगे तो यहां पर क्या है, 1 + x, ये माइनस का 8 उधर चला जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर 8 - 1, तो कितना आ गया, +7। यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैंगनीज की कितनी आ गई, तो इस कंपाउंड के अंदर मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है, +7 आई है। ये तो समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल देखिए, वो भी मैंने लिखा हुआ है। यहां पर आपको ऑस्मियम की निकालनी है, OS की, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी उसको x मान लीजिए। तो चलिए यहां पर x मान लिया, इसको बीच में क्या लगाया, बीच में यहां पर कोई सिंबल नहीं तो बीच में सिंबल प्लस का लगाते हैं। अगला कौन है, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए संयोजकता को हम माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहां पर -2 किया और ये 4 किया और टोटल बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो 4 दूनी देखिए कितना होगा, 8, यानी ये -8 बराबर 0, और उधर चला जाएगा, इधर से 8 उधर जाएगा तो प्लस का, यानी ये कितना हो गया, +8। कितनी आ गई ऑक्सीकरण संख्या, +8 आ गई।
तो जैसे यहां पर आप देखें निकाला मैंने, वैसे यहां पर आर यू के निकाल लीजिए। इसको बनाया x -2 गुणे 4 और सबके बराबर में 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0 और x बराबर प्लस का 8 है ना, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी आंशिक संख्या मैंने आपको निकाल कर बता दिया। आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले एग्जांपल भी आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो चलिए अब यहां पर देखिए कुछ अगले हमारे यौगिक कंपाउंड लिखे हुए हैं, इनमें मैं आंशिक संख्या आपको निकाल करके बताता हूं। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर डी ब्लॉक का तत्व है आपका क्रोमियम, यहां पर है मैंगनीज और यहां पर है आयरन यानी लोहा, है ना। अब यहां पर देखिए मुझे आंशिक संख्या निकालनी है क्रोमियम की। तो चलिए अभी मैंने बताया पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, प्लस का 1। ठीक, चलिए तो प्लस का 1 किया और कितना पोटेशियम है, 2 है, तो प्लस 1 इंटू 2। यहां पर जो संख्या लिखी होती है वो इसकी संयोजकता से गुणा कर लेती है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस 1 संयोजकता होती है, 2 से क्या करेंगे गुणा, तो प्लस 1 इंटू 2। चलिए इतना किया। अब जब दूसरा एलिमेंट लिखेंगे उसके बीच में उससे पहले प्लस का सिंबल लगाएंगे, है ना। चलिए तो प्लस लगाया, क्रोमियम Cr2 है, देखिए यहां पर 2 लगा है, तो अगर यहां पर 2 लगा है या 3 लगा है या 4 लगा है, जितना भी संख्या लगी होगी उतना x मान लेना। जैसे यहां पर 2 लगा है तो 2x मान लेना। ठीक, तो चलिए मैं यहां पर 2x लिख देता हूं। ये समझ में आ रहा है, अगर एक तत्व होता, केवल संख्या में एक होता तो केवल x मान लेते, 2 था तो 2x मान लिया, 3 होता तो 3x मान लेते, 4 होता तो 4x मान लेते, 5 होता तो 5x, तो जितना भी होगा उतना x मान लेंगे। तो यहां पर 2 था तो 2x लिख लिया। ठीक, अब अगला तत्व लिखने से पहले आपको प्लस का सिंबल लगाना होगा, तो यहां बीच में लगाया प्लस। ये तो समझ में आ रहा हो, प्लस प्लस जोड़ करके लिखेंगे। ऑक्सीजन फिर आया, ऑक्सीजन की संयोजकता मुझे याद हो गई, -2 होती है। चलिए -2 और कितना है, 7 है, देखिए इसके साथ 7 लगा हुआ है, तो -2 गुणे 7 और सबके बराबर में क्या करते हैं 0। ये ध्यान रखना कि सबका टोटल बराबर कितना होगा, सभी का योगफल किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक, चलिए तो यहां से देखिए कितना होगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2x और यहां से कितना होगा 7 दूनी 14, यानी ये हो जाएगा 14 बराबर 0। अब देखिए यहां पर इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो यहां बचेगा 2x, इधर -14 उधर जाएगा तो प्लस का 14, इधर का +2 उधर जाएगा तो -2, 14 से 2 घटाएंगे तो 12 आएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया 12। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x, है ना। तो अगर हमें x चाहिए तो x बराबर क्या होगा 12/2, यानी ये गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12, यानी x बराबर कितना आ गया प्लस का 6। यानी यहां पर क्रोमियम की जो आंशिक संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी प्लस की 6। ये हो जाएगी कैलकुलेट। उसके बाद देखिए सेकंड आपका दिया है MnO4 डबल माइनस। देखिए मैंने चार्ज वाला भी ले लिया, देखिए यहाँ पर 2 माइनस लगा है, अगर चार्ज वाला आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए Mn निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको x बना लीजिए, तो यहाँ पर इसको बना लिया x, प्लस लगाया, ऑक्सीजन की संयोजकता मुझे याद हो गई -2, तो -2 लिख लिया। संख्या में यहाँ पर कितना है 4, तो -2 गुणे 4 कर लिया। अब लगाया बराबर। अब देखिए जब चार्ज लगा होता है कंपाउंड के ऊपर प्लस या माइनस, यहां पर जैसे है, तो वो संख्या हम क्या करते हैं, जितना प्लस या माइनस का चार्ज होगा उतना हमें क्या करना है, बराबर के बाद माइनस या प्लस का सिंबल लगा देना है। जैसे देखिए यहां पर 2 माइनस लगे हैं, तो मैं क्या करूंगा, बराबर के बाद 2 माइनस लिख दूंगा। अगर 2 प्लस लगे होते, जितना माइनस या प्लस है आपको उतनी ही संख्या बराबर के बाद लिख देना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ कोई चार्ज है तब, अगर नहीं है तो 0। ठीक, तो यहाँ कितना लगा 2 माइनस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 माइनस। अगर यहाँ प्लस लगा होता, जितना प्लस लगा होता मैं प्लस में उतना लिख देता, जैसे +3 लगा होता तो यहाँ पर मैं प्लस का 3 लिख देता। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए इसको x हो जाएगा और ये गुणा करवा लेंगे तो 4 दूनी, ये हुआ 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 8 इधर है, माइनस का 2 उधर, ये 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां इसको भेज दीजिए, ये प्लस का हो गया, -2 ऑलरेडी है पहले से, 8 से 2 हटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया प्लस का 6। यानी यहां पर मैंगनीज की ऑक्सीजन संख्या कितनी आई, प्लस का 6 आ गई, है ना।
निकाल के बता दिया मैंने आपको। उसके बाद अगला देखिए Fe2O3 दिया गया है, आयरन ऑक्साइड है ना, या फेरस ट्राईऑक्साइड या आयरन ट्राईऑक्साइड कह सकते हैं इसको। यहां पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है। तो आयरन संख्या में कितना है, 2 है, एक होता तो 1x, अगर 2 है तो 2x, 3 है तो 3x, 4 है तो 4x, जितना तत्व होगा जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उतना x हम लिख लेंगे। तो यहां कितना हो गया 2x, बीच में प्लस का सिंबल लगाया, ऑक्सीजन फिर आया, ऑक्सीजन की संयोजकता मुझे याद हो गई -2। तो चलिए -2 गुणे 3 सबके बराबर में क्या होगा 0। टोटल बराबर में उधर साइड में लिख लीजिएगा, मेरे में जगह नहीं है, मैंने नीचे लिख दिया तो बराबर 0 कर लीजिएगा। तो 2x और ये कितना होगा 3 दूनी 6 बराबर 0, और यहां से कितना हो जाएगा 2x बराबर, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर कितना होगा 6/2, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, यानी x का मान कितना आ गया +3। यानी यहां पर जो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आई वो कितनी आई, +3 आ गई, है ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो वहां पर क्या है, आपको तत्व की केवल संयोजकता याद होनी चाहिए बस आपको, है ना, कि प्लस में है कि माइनस में है। जैसे एक कंपाउंड में आपको और बता देता हूं यहां पर, जैसे एक है आपका ZnCl2, एक आयनिक कंपाउंड भी देख लीजिए ZnCl2 है, तो यहां पर जिंक की ऑक्सीकरण संख्या मान निकालना है, तो इसको x बना लिया, बीच में लगाया प्लस, क्लोरीन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसके ऊपर 1 माइनस का चार्ज लगता है, तो संयोजकता कितनी होगी -1। ठीक, तो यहां पर लिख सकते हैं -1 और गुणे 2 सबके बराबर में 0, ये कितना हो जाएगा x - 2 बराबर 0, और x बराबर कितना हो जाएगा +2, है ना। यानी जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2 आ गई। तो ये देखिए सामने निकाल लिया मैंने, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या आपकी कैलकुलेट की जाती है, निकाली जाती है, ये आपको आना चाहिए, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले पॉइंट पर आपसे डिस्कशन करता हूं। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपके एटॉमिक रेडियस, यानी इसको कहते हैं परमाणु त्रिज्या। देखिए परमाणु त्रिज्या के बारे में डिटेल में डिस्कशन क्लास 11th में चैप्टर आपका जो होता है कि रासायनिक तत्वों का इसमें स्टडी किया जाता है, उसमें बहुत सारे गुण पढ़ाए जाते हैं, परमाणु त्रिज्या है, अणुविभव है ना, इन सभी का डिस्कशन वहां से किया जाता है। लेकिन यहाँ भी आपको क्या करना है कि परमाणु त्रिज्या के बारे में जानकारी प्राप्त करनी। देखिए सामान्य जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी जब आवर्त सारणी में आप इस साइड से इस साइड में जाएंगे, है ना, बाएं से दाएं जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका जो साइज है, तत्वों का जो आकार है वो घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि वहां पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है ना, नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से वो क्या करता है, नाभिक बाहर वाले कोष को, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, खींचता है, जिसकी वजह से उनका आकार क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, और उसके बाद क्या है कि किसी भी वर्ग में, वर्ग क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हैं, है ना, यानी ऊपर से नीचे जब पीरियोडिक टेबल में हम जाते हैं तो वहां पर जो तत्वों का आकार है या उनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होती है, बढ़ती है, जिसका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि उसमें कोष की संख्या बढ़ने लगती है ना। ये मेन रीजन होता है, ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता थी तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद देखिए डी ब्लॉक के तत्वों में परमाणु त्रिज्या में बहुत सारा खेल है इसके विषय में। देखिए इसमें बताया क्या गया है, यहाँ पर कहा गया कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो ये कॉमन बात है कि किसी भी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे, यानी इस साइड से इस साइड में आवर्त सारणी में जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार 3D 4D व 5D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पहले घटती है। बिल्कुल बात सही है कि इस प्रकार तीनों श्रेणी में पहले बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर पहले परमाणु त्रिज्या क्या है, घटती है। फिर क्या होता है कि फिर तीनों श्रेणी के अंतिम 3 तत्वों, तीनों श्रेणी के 3D 4D 5D तीनों श्रेणी के अंतिम 3 तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, जिसका मुख्य कारण क्या है, परिरक्षण प्रभाव है। यानी यहां पर क्या हुआ ये, इसमें बताया ये गया कि पहले परमाणु त्रिज्या घटती है, उसके बाद लास्ट के 3 तत्व हैं। जैसे 3D श्रेणी की बात कर ली जाए तो 3D श्रेणी में क्या है, जैसे 3D श्रेणी में लास्ट के 3 तत्व कौन होंगे, निकिल कॉपर जिंक, है ना, निकिल है, कॉपर है, जिंक है।
इनमें क्या है, इनका जो आकार होगा वो हल्का सा बढ़ जाएगा, है ना। 4D सीरीज में आपको क्या क्या मिलता है, तो 4D सीरीज में जैसे आपको मिल जाएगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो होगा आपका वो पैलेडियम होगा PD, और आपका सिल्वर होगा, और आपका क्या होगा कि ये कैडमियम होगा। 5D श्रेणी में आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा प्लेटिनम, और मिल जाएगा गोल्ड यानी सोना, और मिल जाएगा यहाँ पर गोल्ड के बाद आपको मिल जाएगा मरकरी। देखिए ये पॉइंट आपसे कहता है ना, कि 3D श्रेणी के अंतिम 3 तत्व, 4D श्रेणी के अंतिम 3 तत्व और 5D श्रेणी के अंतिम 3 तत्व, इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। ये कहां से पता चला, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए एक डायग्राम आया है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, देखिए जो आपका y अक्ष है, y अक्ष का मतलब ऊपर की ओर जो बना हुआ है, उसमें देखिए परमाणु त्रिज्या लिखा है, इसमें लिखा है मेटालिक रेडियस पिकोमीटर में, पीएम लिखा है। तो इसमें देखिए 110, 120, 130, 140, 150, 160, 70, 80, 90, यानी 110 से लेकर के 190 तक इसमें त्रिज्या लिखी है y अक्ष पर, ऊपर की ओर लिखी है। नीचे देखिए लिखा है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक, है ना। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के ऑर्डर में देखिए लिखा। अब यहाँ पर देखिए 3 लाइनें टेढ़ी टेढ़ी बनी हुई हैं। तो शुरुआत में देखिए जरा, पहली वाली जो आप नीचे से देखिएगा स्कैंडियम वाली, देखिए SC इसमें देखिए कहां चालू हुआ है, 160 से, ये परमाणु त्रिज्या है लिखी है 160 है। स्कैंडियम की परमाणु त्रिज्या कितनी है, 160। ये आपको याद नहीं करना, केवल समझाने के लिए इस डायग्राम को मैंने आपको दिखाया कि आपको और क्लियरिटी हो जाए, आपको पता चल जाए कि रियलिटी में होता कैसे है, ठीक। तो स्कैंडियम की परमाणु त्रिज्या कितनी है, 160। उसके बाद टाइटेनियम को देखिए, नीली लाइन देखिएगा सबसे नीचे जो नीली लाइन बनी हुई है उसमें देखिए डॉट बने हुए हैं। स्कैंडियम है 160, टाइटेनियम 150 के थोड़ा सा नीचे 148 मान लीजिए, ये बीच में कुछ भी मान सकते हैं, 148, 147। उसके बाद वेनेडियम और नीचे आ गया आपका 130 के थोड़ा सा ऊपर है तो 132 मान सकते हैं। वेनेडियम के बाद क्रोमियम है आपका, क्रोमियम देखिए कहां, 120, 130 और 120 के बीच में आ गया। उसके बाद मैंगनीज उसी के जस्ट सामने है। फिर आपका लोहा है आयरन, वो थोड़ा सा और कम हुआ। उसके बाद कोबाल्ट थोड़ा सा और कम हुआ। फिर निकिल देखिए थोड़ा सा हल्का सा बढ़ गया। कापर देखिए फिर ऊपर का थोड़ा सा बढ़ गया। जिंक क्या है, फिर ऊपर का बढ़ गया। जिंक देखिए कितना हो गया, जिंक फिर से आपका 130 से 140 के बीच में आ गया। तो यानी कि 160 से पहले नीचे घटी, और उसके बाद फिर से देखिए आपका निकिल, कापर और जिंक में देखिए, जिंक में पूरा फर्क आपको दिखाई पड़ा कि जिंक में देखिए आपका ग्राफ कैसे बना हुआ है। ग्राफ इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे तो वो कुछ ऐसे नजर आ रहा है, ऐसे बना हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है आपका जिंक, यहां पर लिखा है कापर, और यहां पर लिखा है निकिल। तो इस तरीके से देखिए यहां से 160 से चालू हुआ है, 3D की बात कर रहे हैं, तो वो देखिए आपका ऐसे और बढ़ा हुआ है, यानी पहले त्रिज्या यहां से यहां तक घटी, फिर ऊपर की ओर ग्राफ बढ़ गया। तो लास्ट वाले 3 तत्वों में आपको हल्का सा त्रिज्या बढ़ी हुई नजर आई। तो ये 3D की बात हो गई। इसमें देखिए 4D और 5D भी बना हुआ है। 4D देखिए लिखा हुआ है, इसमें लाल और हरी दोनों मैच कर गई, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं। ये ऊपर क्यों हो गई, तो ऊपर इसलिए हो गई क्योंकि जो परिरक्षण प्रभाव होता है, आपको पता है कि जो 5D श्रेणी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन 4f में चला जाता है। लैंथनम 57 नंबर के बाद 72 नंबर हाफनियम आ जाता है ना। तो जो हाफनियम 72 नंबर है उसमें 4f भी आ जाता है। तो जो 4f आ जाता है, 4f का परिरक्षण प्रभाव बहुत ही खराब होता है, बिल्कुल कमजोर परिरक्षण प्रभाव, वो जरा सा भी परमाणु त्रिज्या को नहीं बढ़ा पाएगा। तो वहां पर क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या बहुत एकदम से घट जाती है, इसलिए दोनों लाइनें देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर गई। जैसे आपकी 5D सीरीज के लिए है, 4D सीरीज के लिए इट्रिडियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मालिब्डेनम, टेक्नीशियम ये है, और लैंथनम, जिरकोनियम, आपका टेंटलम, टंगस्टन, है ना। उसके बाद है आपका रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, है ना। तो ये जानते हैं आप कि इसमें जो आपको दिया गया इस डायग्राम में आपकी 4D सीरीज 5D सीरीज एक दूसरे के ऊपर लाइनें आ गई हैं। ये आ क्यों गई, तो 4f, क्योंकि जो 5D श्रेणी है आपकी लैंथनम वाली, लैंथनम, हाफनियम, नियोबियम वाली, है ना, इसमें क्या है कि जो आपकी लैंथनम वाली सीरीज है इसमें 4f इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है, 4f उपकोष की एंट्री हो जाती है, और 4f का जो परिरक्षण प्रभाव है सबसे खराब होता है। सबसे खराब होने की वजह से यहाँ पर परमाणु त्रिज्या बहुत तेजी के साथ घटती है। तो ये दोनों में क्या होते हैं, इसलिए मिक्स हो गए। तरह ऊपर देखिए एक दूसरे के ऊपर लाइन बनी हुई है इनकी। तो इसका मुख्य कारण क्या है, परिरक्षण प्रभाव है ना। तो इस डायग्राम से आपको देख सकते हैं कि त्रिज्या पहले कम हुई और लास्ट में तीनों श्रेणी में देख लीजिए थोड़ा सा क्या है, हल्का सा इसी के जैसे ऊपर की ओर बढ़ा हुआ तीनों में नजर आ रहा है।
आप इसको देख भी सकते हैं कि तीनों में बना हुआ है, नजर आ रहा है आपको कि पहले वाले में निकल, कॉपर और जिंक है, दूसरे वाले में जो आपका पैलेडियम है, मरकरी है, कैडमियम है, और तीसरे वाले में देखिए आपका प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी है। देखिए लास्ट में आया बेंट होकर के बढ़ गया ऊपर की ओर, है कि नहीं। तो परमाणु त्रिज्या पहले घटी, फिर उसके बाद लास्ट में फिर से बढ़ गई, है कि नहीं। तो लास्ट वाले तीन तत्वों में आपको परमाणु त्रिज्या बढ़ी हुई देख रहे, उसका रीजन ही यहाँ पर आपको लिखा हुआ था। तो ये इसका मेन रीजन हो गया। अब ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर परिरक्षण प्रभाव का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहां पर देखें कि जो आपका है परिरक्षण प्रभाव, डिटेल डिस्कशन परिरक्षण प्रभाव का। देखिए सबसे पहले परिरक्षण प्रभाव होता क्या है, स्क्रीन पर आपकी थ्योरी लिखी हुई, जरा इसको, इसकी परिभाषा है इसमें जो बताया गया वो मैं आपको पढ़ करके पहले समझा देता हूं, फिर इस डायग्राम में हम इंटर करेंगे। ठीक, देखिए इसमें लिखा क्या है कि परमाणु में नाभिक तथा उसके बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच एक आकर्षण बल लगता है। बिल्कुल सही बात है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या होता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है। बिल्कुल सही है, जिसे क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। कहता है कि जब कभी नाभिक तथा बाहरी कोश के बीच में पड़ने वाले कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगती है तो यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव को बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच नहीं पहुंचने देता है। ठीक बात है, जिससे क्या होता है, जिससे परमाणु का आकार बढ़ने लगता है ना, बढ़ने लगता है। आंतरिक कोशों का यह प्रभाव ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है ना। और परिरक्षण प्रभाव का क्रम सबसे कम एस है, फिर उसके बाद पी है, फिर डी है, फिर एफ है। सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव एस में होगा, फिर पी में उससे कम, फिर डी में उससे कम, एफ में सबसे कम। तो चलिए, तो ये तो हो गई डिफिनेशन वाली बात। अब यहां पर देखते हैं कि क्या बताया गया है। देखिए परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर बाहर वाले कोशों में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इन सब में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए यहां बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है कि नहीं। तो परिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, है कि नहीं। देखिए यहां पर क्या है, ये नाभिक क्या करता, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करता। भाई न्यूक्लियस क्या करता, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर की ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये नाभिक प्लस चार्ज माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करने का काम करेगा, है कि नहीं। तो प्लस चार्ज जितना पावरफुल होगा उतनी तेजी के साथ बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए जैसे ये प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अगर इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, ये पॉजिटिव चार्ज नाभिक इसको खींचना चाहता है, तो बीच वाले ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके अंदर जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है ये इसको खींचना चाहता है, मान लिया बाहरी इलेक्ट्रॉन को। तो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक स्क्रीन का काम करेंगे, पर्दे का काम करेंगे, कि इस नाभिक का जो प्रभाव है वो यहां तक पहुंचने से रोकेंगे, है कि नहीं। तो इस नाभिक का जो प्रभाव है बाहरी इलेक्ट्रॉन तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, है ना। जिस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो ये हो गए आंतरिक कोश। और आंतरिक कोश में क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का यही प्रभाव क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। देखिए नाभिक जिस प्रभाव से बाहरी इलेक्ट्रॉनों को खींचता है उसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। भाई पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। यानी नाभिक जिस प्रभाव से बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है उसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, है कि नहीं। अब यहां पर होगा क्या, आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर, यानी ये सेंटर जो आपका नाभिक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन एक साथ रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में बिखरे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं, पूरी कक्षाओं में ऐसे ऐसे क्या होंगे, बिखरे होते हैं इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, है कि नहीं। अलग अलग कक्षाओं में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बिखरे होते चारों तरफ। और बीच में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर, है ना। तो मान ले जैसे छोटी सी बात है, जैसे स्कैंडियम ले लिया मैंने 21 नंबर, है ना। तो 21 नंबर परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। प्रोटॉन की खासियत यह है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और एक साथ रहते हैं, तो संगठन में शक्ति है कि नहीं। तो प्रोटॉन सारे के सारे 21 प्रोटॉन कहां रहेंगे, 21 प्रोटॉन आपके यहां पर रहेंगे इस न्यूक्लियस के अंदर। 21 प्रोटॉन यहां रहेंगे, लेकिन 21 इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन 21 इन कक्षाओं में फैले हुए होंगे, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन 21 तो हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, फैले हुए हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं,
है कि नहीं। तो क्या होगा, जब कभी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का युद्ध हो जाएगा तो जीतेगा कौन, जो साथ में रहता है। तो यहां पर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज सारे एक साथ हैं, तो एक एक को पकड़ पकड़ करके क्या करेंगे, नाभिक की ओर खींच लेगा, अंदर की ओर, है कि नहीं। उसके बाद देखिए, अब ये प्रोटॉन को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना है, सबसे दूर वाले को, और बीच में कुछ लोग उसके खड़े हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उसके प्रभाव को बाहर तक पहुंचने में नहीं पहुंचने देंगे। उसके बीच में स्क्रीन का काम करेंगे, पर्दे का काम करेंगे, बाउंडेशन का काम करेंगे, है कि नहीं। तो यही जो प्रभाव आपका होता है वो कहलाता है परिरक्षण प्रभाव, यानी इस नाभिक का जो प्रभाव है बाहरी इलेक्ट्रॉन तक वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। इस प्रभाव को रोकने का काम कौन करेगा, ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन पड़ जाएंगे, ये है ना। और भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए, बीच में जैसे आपका कौन कौन सा कोष होता है, आपका जैसे एस हो जाएगा, पी हो जाएगा, डी हो जाएगा और एफ हो जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से एसपीडीएफ होता है। उसके बाद देखिए होगा क्या यहाँ पर, अब जैसे इलेक्ट्रॉन किसी बाहर कोष में हो आपका, जैसे यहाँ पर होता है, तो सबसे ज्यादा तगड़ा परिरक्षण प्रभाव किसका होता है, एस का, है कि नहीं। क्योंकि एस की आकृति क्या होती है, गोल होती है। तो सबसे ज्यादा जो परिरक्षण प्रभाव किसमें देखने को मिलेगा, एस के अंदर मिलेगा, उससे कम पी के अंदर, उससे कम डी के अंदर, सबसे कम आपको एफ के अंदर देखने को मिलता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर क्या है कि एसपीडीएफ ये तो आपका हो गया। अब इसके अंदर यहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इसको इरेज करके बनाया जाए, ये है ना। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। इसका क्रम क्या बनेगा, तो इसका क्रम सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव एस का होगा, फिर उससे कम पी का, उससे कम डी का और सबसे कम एफ का परिरक्षण प्रभाव होगा। तो यहां पर जैसे ये नाभिक है आपका, इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके प्रभाव को यहां तक पहुंचने से रोकेंगे, है ना। जिस प्रभाव को क्या कहेंगे, परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव की वजह से ही क्या होता है कि आपके लास्ट वाले तीन तत्वों का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है ना। आपको पता है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके 3D में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे मान ले यहां पर क्या है, आपका 3D है, कुछ पड़ जाएगा, और उसके बाद 4s पड़ जाएगा बाहर वाला, तो डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगेगी ना। जैसे डी में 1 किसके लिए, स्कैंडियम के लिए, फिर डी में 2 हो जाएगा, फिर डी में आएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर डी में 4 हो जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डी में 10, 3D 10, ये किसका होता है, जिंक का, है ना। तो जिंक में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो डी वाला कक्षक पूरी तरीके से क्या होने लगेगा, भरने लगेगा। तो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं नाभिक के प्रभाव को बाहर तक नहीं पहुंचने देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लास्ट वाले तत्वों का जो साइज है, जो आकार है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो उसका मेन रीजन आपका हो जाता है परिरक्षण प्रभाव। अगर आता है तो मैंने जो थ्योरी आपको बताई है स्क्रीन पर आपके लिखी हुई थी, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के काम कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कारण पूछा जाएगा, कारण के बारे में आपको परिरक्षण प्रभाव लिख देना है ना। तो इस प्रकार से आज 2 प्रॉपर्टी थी जिनका मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया। पहली प्रॉपर्टी थी ऑक्सीकरण संख्या और दूसरी थी हमारी परमाणु त्रिज्या। डी ब्लॉक के तत्वों के 2 गुणों का डिस्कशन मैंने आपसे आज कर लिया है। तो इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टीज है उनका डिस्कशन मैं आपसे अपने अगले वीडियो में करूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।